आजकल मोदी सरकार के जो 2 मंत्री सर्वाधिक चर्चा में हैं, उसमें एक का नाम है अमित शाह। वो चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि वो विपक्ष की बार-बार मांगों के बावजूद सदन में नहीं जा रहे, वो संसद भवन में जाते हैं लेकिन सदन में नहीं जाते। वो उनका जवाब देने को तैयार नहीं है उनके आरोपों का। और दूसरे मंत्री जो चर्चा में हैं, वो हैं श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक, मेरे ख्याल से 6 महीने पहले तक, उन्हें मोदी सरकार का मुकुट कहा जाता था। यानी मोदी सरकार के लिए सरकार में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये कहा जाता था। और उनको श्रेय दिया जाता था कि सारे देश में उन्होंने सड़कों का जबरदस्त जाल बिछाया। लेकिन चर्चा नितिन गडकरी की इसलिए नहीं हो रही कि उन्होंने इस देश में सड़कों का जाल बिछाया, राजमार्गों का जाल बिछाया। चर्चा इसलिए हो रही E20 की वजह से, एथेनॉल 20 की वजह से उनकी चर्चा हो रही, जो उनके मंत्रालय का विषय नहीं है। इस मंत्रालय के इंचार्ज तो हरदीप पुरी हैं। तो आपने पिछले चर्चा में एक बार मोदी सरकार की निंजा टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था, जिसमें इस विभाग का मंत्री इस अपने विभाग के बारे में चर्चा नहीं करता, बल्कि दूसरे विभाग के बारे में चर्चा करता है। दूसरे विभाग का मंत्री अपने विभाग के बारे में चर्चा नहीं करता, बल्कि तीसरे विभाग के बारे में चर्चा करता है। ठीक इसी अंदाज में गडकरी जी हैं तो सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन वो चर्चा करते रहे एथेनॉल और पेट्रोल के मिश्रण से होने वाले तथाकथित लाभों की चर्चा करते रहे। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन ये तो मोदी सरकार का शैली है, यही हो रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि गडकरी जी की विवेचना गडकरी जी के मंत्रालय के आधार पर की जाए कि उन्होंने वास्तव में क्या इस देश में ऐसी सड़कें बिछाई हैं जिनसे इसका श्रेय उनको जाना चाहिए। ये गडकरी जी का बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति का नाम चमकदार अक्षरों में लिखा जाता था, उस व्यक्ति का नाम अब नितिन गडकरी से बदलकर नितिन खडकरी हो गया है कि उनकी बनाई हुई सड़कों पर जगह-जगह खड्डे दिखने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि विशाल जी, आप जरा इस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, आप रहते हैं उत्तरी अमेरिका में, आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। मैं भी अभी पूरे स्कैंडिनेविया का यूरोप का सबसे सुरम्य हिस्सा है, उसका 1 महीने तक भ्रमण करके आया हूं। और हम लोगों ने जो शानदार सड़कें देखी हैं, आप वहां जो शानदार सड़कें देखते हैं, जब उनके ऊपर बस या कार चलती है, तो ऐसा लगता है कि सड़क के साथ उसका बड़ी नरमी के साथ मिलन हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ तो ये है कि एक बारिश में सड़क जो है बह जाती है, पुल टूट जाता है और गडकरी जी डींगे मारते रहते हैं अपनी। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है? गडकरी जी की निंदा करना, उनकी प्रशंसा करना हमारा मकसद नहीं है। हम ये जानते हैं कि जिस देश में सड़कें होंगी, परिवहन की ठीक व्यवस्था होगी, माल की ढुलाई की सही व्यवस्था होगी, वो देश प्रगति करेगा। सड़कें नहीं तो प्रगति नहीं, सीधी सी बात ये है। तो इसलिए आप इस दृष्टि से जो है ना, इस पूरे मसले की थोड़ी व्याख्या करें। मैं सनसनी में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता, सनसनी हम लोग फिर पैदा कर देंगे किसी दिन। आज बिल्कुल ठोस रूप से बात की जाए। जी, आपने सही बोला। मैंने इसलिए आपको रोका कि आपने बहुत सारी बातें खड़ी कर दी हैं और आपके सवाल जो होते हैं वो बड़े। अबे जी, अपन पिछली बात से बात शुरू करते हैं। जो ये निंजा टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे की सोची समझी रणनीति है। वो रणनीति ये है कि जब एक मंत्री दूसरे मंत्रालय की बात करता है, तो वो उसकी बात करके उसका श्रेय और प्रचार तो कर सकता है सरकार का, लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं डाल सकते उस पे। तो E20 के मसले पे भी यही हो रहा था। अब आज आपने या जैन जी ने जो ये जिम्मेदारी का उठाया है बीड़ा कि हम निंजा टेक्नोलॉजी के अलावा बात करेंगे कि अब आपका डिपार्टमेंट कैसा है, आपने क्या किया। तो अभय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गडकरी जी के रोडों ने बहुत रोडें बनाई है, गडकरी जी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और गडकरी जी ने जो रोडें बनाई उसमें गड्ढे भी आते ही हैं। और चूंकि भारत आज की डेट में आपदा में अवसर वाला देश बन गया है, तो शायद आपको पिछले कुछ दिनों पहले ध्यान हो कि एक आदमी को शायद हार्ट अटैक आ गया था, या वो उसमें थे और रोड के गड्ढे में गए तो उनका हार्ट रिवाइव हो गया था। तो गड्ढों का अकेला ऐसा मसला नहीं है कि दिक्कत ही आए, बट इससे कई लोग, एक आदमी की जान तो बची गई है, ठीक है। तो दिल का इलाज करने का भी ये माध्यम बन सकता है, इस पर रिसर्च की जा सकती है। इस पर रिसर्च की जा सकती है और मुझे लगता है कई देशों ने करी भी होगी। शायद उसमें फेल हो जाए वो, उतनी टेक्नोलॉजी। नाले से गैस निकालने की रिसर्च की अपील की जा चुकी है हम लोगों के सामने।
ये भी बिल्कुल। की जा सकती है कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है, एक बार ज़रा गड्ढे में वो दौंची खाएँ, हो सकता है हो उससे दुरुस्त हो जाए मामला। नहीं भाई टेक्निकली तो निकल ही सकता है आपका ब्लॉकेज। हुँ, तो उसमें कोई ट्राई करने में बुराई भी नहीं है, आप इतनी दवाइयाँ ट्राई कर रहे हैं तो हुँ, उसमें क्या हुँ, है? एक हुँ, बार किसी हाईवे पे भी जाके ट्राई कर ले। हुँ, तो दैट इज़ फाइन। बट अभय जी लेट मी टेल यू अमेरिका की रोडों के बारे में। हुँ, अभय जी अमेरिका में मैं अमेरिका की बात करता हूँ। अमेरिका और कनाडा और अमेरिका की। अमेरिका में रोडों का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हुँ, यहाँ पे थोड़ा-सा अंतर है, मैं रोडों के बैकग्राउंड के बारे में पहले आपको समझाता हूँ। यहाँ की ये रोडें हैं, वो किलोमीटर में नहीं, माइल्स में नापी जाती है। यहाँ पे हुँ, मीट्रिक सिस्टम चलता है हुँ, और स्पीड भी माइल्स में होती है, किलोमीटर में नहीं होती है। तो जो मैक्सिमम लिमिट है, वो 75 मल्स माइल्स पर आवर है, जो अप्रॉक्सिमेटली 140 किलोमीटर पर घंटे की इस रफ्तार के आसपास का बैठता है। वो 3 तरह की रोडें हैं यहाँ पे अभय जी। एक है इंटरस्टेट हाईवे, उनको आई नंबर से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जैसे अपने एनएचएआई के जो हाईवेज़ हैं। दूसरे रीजनल हाईवेज़ हैं जो थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन वो भी हाईवे होते हैं। और तीसरे नंबर की लोकल रोड्स होती हैं, जो कि सिटी के अंदर रोड होती हैं। तो अभय जी, रोडों को बनाने का जो पर्पज़ यहाँ पे था, वो कुछ और है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको और एक बात बताता हूँ। जैसे एक डिज़ाइन जो रोडों की है, वो ऐसी है कि आपको अगर हाईवे पे जाना है या आपको किसी दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, तो उसके लिए आप 2 से 5 मिनट के अंदर कोई भी रोड से हाईवे पे आ सकते हैं और हाईवे फिर अनइंटरप्टेड और बिना सिग्नल के और बिना उसके चलता है। हुँ, वो 140 की स्पीड पे चलता है या 75 माइल पर आवर की स्पीड पे चलता है। तो ये तो यहाँ की रोडों की संरचना है भाई जी। कई सारे हाईवे बहुत फेमस हैं, जैसे हाईवे 66, I-66 बोलते हैं उसको, उसपे पिक्चरें भी बनी हैं बहुत सारी। बहुत लंबे-लंबे हाईवे हैं, 4-4 हज़ार किलोमीटर लंबे हाईवे, एक-एक हाईवे और ऐसे कई हाईवे हैं। और अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, उसके अंदर 3-4 टाइम ज़ोन हैं। जब न्यूयॉर्क में सुबह के 6 बजते हैं तो अ, उनके जो वेस्टर्न कोस्ट है, साउथ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया, वहाँ पे रात के 3 बज रहे होते हैं। हुँ, तो 3-4 घंटे का अंतर है पूरे देश में समय में। तो अमेरिका बहुत बड़ा देश है और रोडों का नेटवर्क ही उस देश को चला रहा है। हुँ, ये ऐसा माना जाता था। हुँ, लेकिन जब मैं अभी यूएस गया और मैंने वहाँ की रोडें देखी और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझा, तो अभय जी मुझे ये समझ में आया कि ये सोचना गलत है हुँ, कि अमेरिका की रोडें बहुत अच्छी हैं या अमेरिका की रोडें ही देश चला रहा है, हुँ, या इसको अलग तरह से समझा जाना चाहिए अभय जी। हुँ, अमेरिका ने रोडें नहीं बनाई अभय जी, हुँ, अमेरिका ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई, हुँ, उन पे चलने वाली गाड़ियाँ बनाई एक्चुअली। जब उनको समझ में आया कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाते हैं अगर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कारों की मैन्युफैक्चरिंग 1908 में अभय जी, पहली सबसे अच्छी कार जो पॉपुलर कार थी फोर्ड ने टी मॉडल, हेनरी फोर्ड ने जो बनाई, जो बहुत ही सबसे सस्ती और अच्छी कार थी, वो 1908 में बनाई अभय जी, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 तक होने तक 10 लाख कारें बना चुका था वो कैरेक्टर। हुँ, तो रोडों की ज़रूरत वहाँ की कार की और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री को पड़ी। हुँ, हमने वहाँ अमेरिका ने रोडें नहीं बनाने का शुरू से प्रयास किया। हुँ, उन्होंने वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है। भई एक कार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए की कार होती है, उसको चलाने के लिए जगह चाहिए, रोड चाहिए। अब आपको ऐसी लाखों करोड़ों कार प्रोड्यूस करनी है अपनी कंट्री में, आपको पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करनी है। तो उन्होंने उसके लिए अमेरिका में 8-10 सेंटर्स पे ऑटोमोबाइल कम सेक्टर ही और सिटी बना दी। जैसे डिट्रॉइट एक सिटी है। हुँ, वो पूरा शहर, वो मिशिगन प्रोविंस है, वो पूरा का पूरा एक स्टेट ऑटोमोबाइल स्टेट है। वहाँ पे कार रेस होती हैं, कई तरह की डकोटा रेस वगैरह-वगैरह बहुत सारे इवेंट होते हैं ऑटोमोबाइल को लेके। अमेरिका का मेन पर्पस रोडों का जाल बिछाना नहीं था। हुँ। अमेरिका का मेन पर्पस था अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बनाना, कारों की इंडस्ट्री को बनाना तो और कारें अकेली बन कार गई तो उनको चलाने के लिए सड़कें चाहिए। सड़क चाहिए। सड़कें तो बनी हैं 1956 में, जब वहाँ के राष्ट्रपति आइज़नहोवर आए। हुँ, उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में एक्ट पास किया और उन्होंने कहा नहीं, अब रोड इंटरस्टेट हाईवे बनेंगे। भई जी, ऑटोमोबाइल की जब बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल केवल कार नहीं होती। हुँ, ऑटोमोबाइल के पिकअप ट्रक होते हैं यहाँ पे, एक अजीब तरह के रैम बोलते हैं जिनको ट्रकों पे, वो भी नहीं हो। हुँ, ऑटोमोबाइल का मतलब हुआ
कार, लग्जरी कार, घर में यूज करने वाली कार, कॉमर्शियल वेपन, कॉमर्शियल व्हीकल्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के बड़े-बड़े ट्रक, आरवी जो होम होते हैं जिसमें लोग रह भी सकते हैं, इस तरह की लोग चलाते हैं। रिक्रिएशनल वो व्हीकल्स आते हैं। अबे जी 10-20 तरह की कैटेगरी होती है ऑटोमोबाइल के नाम पे। तो उन्होंने केवल ऑटोमोबाइल ही नहीं बनाया, उसके अराउंड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया अमेरिका ने पहले। पार्किंग लॉट्स। आज हिंदुस्तान में गाड़ी निकालना और पार्क करना एक इम्पॉसिबल सा काम है। जरा-जरा सी बात पे झगड़े हो रहे हैं, जरा-जरा सी बात पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। अमेरिका में आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं मिलेगी। ना कार निकालने के लिए से लेके आपके वापस आने तक का पूरा प्लानिंग है। कहाँ पार्क करेंगे आप, कितनी आसानी से पार्किंग। वॉलमार्ट के, कॉस्को के, बिग स्टोर्स के किलोमीटर लंबे पार्किंग लॉट होते हैं भाई जी। एक-एक पार्किंग लॉट में 10-10 हज़ार गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, जबकि पॉपुलेशन बहुत कम है। अमेरिका ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया, उसके बाद उन्होंने रोड क्रिएट किए। अच्छा, अब अभय जी अपन जो सोचते हैं, बात इस पे और डिटेल में जाते हैं, तो आखिर ऑटोमोबाइल ही क्यों? अमेरिकन ऑटोमोबाइल में क्यों ऐसा जाल बिछाया? ऑटोमोबाइल क्यों बनाया? ऑटोमोबाइल को चलने के लिए जो चाहिए पड़ता है, वो होता है क्रूड ऑयल, पेट्रोल। अमेरिका के पास टेक्सास में 1880 या 1900 में टेक्सास के आसपास बहुत तेल था भाई जी, बेतहा तेल था। 1870 में समझ लो आप। उस तेल को वो चाहते नहीं थे कि उसको एक्सपोर्ट करें और उस पे $1 या $1.5 कमाएं पर बैरल। वो उस तेल का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की संरचना की। मैं आपको थोड़ा-सा वहाँ के क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। रॉकरफेलर एक कंपनी थी 1901 में, उनके वो स्टैंडर्ड ऑयल करके उनके पेट्रोल पंप आते थे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोल पंप की चेन थी उनके पास 1901 में। उसके बाद पेट्रोल पंप आए और उसके बाद फिर टायर कंपनी आई और उसके बाद ऑटोमोबाइल आई। मेरा कहना ये है भाई जी, अमेरिका ने अपनी रोडें नहीं बनाई, उन्होंने उसके ऊपर 4 और इंडस्ट्री बनाई। सबसे पहली इंडस्ट्री क्रूड ऑयल, सेकंड इंडस्ट्री उन्होंने ऑटोमोबाइल की बनाई, फिर ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग की, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस की, ऑटोमोबाइल के एक्सीडेंट के बाद जो होने वाली प्रक्रिया होती है, गाड़ी को रिपेयर करने वाले शॉप वगैरह-वगैरह। अभय जी, अमेरिका में गाड़ियों के डीलरशिप का जो नेटवर्क है, मेरे ख्याल से वो कम से कम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी का होगा, भारत की आधी अर्थव्यवस्था के बराबर। इतना बड़ा केवल और केवल डीलरशिप का नेटवर्क है। अब अभय जी, ये तो है अमेरिका की रोडों की स्थिति और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री। आज 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, बल्कि मोर उससे भी ज्यादा इकोनॉमी, क्रूड ऑयल के नीचे ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल जहां चलने की जरूरत थी वो रोड है। उन्होंने पूरे $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एक स्टेप बाय स्टेप करके दे दिया। अब अभय जी, अपन देखें अपनी हिंदुस्तान की रोडों की स्थिति। अपन ने केवल रोडें बनाई अभय जी। अच्छा, रोडें कैसे बनाई अपन ने अभय जी? अपन ने रोडें बनाई कर्जा लेके। सारी रोडें जो बन रही हैं आज देश में, 44,000 किलोमीटर रोडें बनी है पिछले 15 साल में, वो पूरी की पूरी रोडें कर्जे पे बनी है। अच्छा, कर्जा कैसा? एनएचएआई का 2014 में जो कर्जा था वो करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए था। 2022 में करीब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा हुआ, और अभी गवर्नमेंट ने इनवेड नाम से एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर वो कर्जा थोड़ा सा कम कर दिया है। तो आज भी करीब करीब 3 लाख पौने 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा एनएचएआई का डायरेक्ट है। अच्छा, अबे जी, अब ये तो इनविट और इसकी बात है, बट अगर आप रोडों की बात करें, जो भारतमाला फेज 1 था, वो तकरीबन तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा हुआ है उस पे। भारतमाला 2 40,000 किलोमीटर का अभी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट में कई कई आपत्तियां आ गई थी। वो भी करीब करीब 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। एनीवे, आप अभय जी कितनी भी अकाउंटिंग गिमिक्स कर लें, किसको भी पैसे दे दें, ले लें, लेकिन ये है तो आफ्टर ऑल देश की जनता के ऊपर कर्जा। इस कर्जे का भारत सरकार ने और एनएचएआई ने ये बोला है कि 2050 तक चुकेगा। अच्छा, मुझे लगता नहीं 2050 से चुकेगा, मुझे लगता है 2070 तक जाएगा ये चुकते चुकते। अब अभय जी, ये कर्जा अपन देखें अगर, तो ये कर्जा कौन चुकाएगा?
और किस लिए लिया सरकार ने? हम्म, जो रोडें दिख रही हैं आज, जिन पे गड्ढे हैं या अच्छी हैं या बुरी हैं, ये कर्जा इस देश की जनता अगले 50-60 साल तक चुकाने वाली है। हम्म, अपने टैक्स पेयर की टैक्स हम्म, से पैसा जाएगा इसका। जी। आप किसी भी तरह की रोड बनाएँ, किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर करें, वो हम्म, सब कर्जे पे ही बनता है हम्म, और फाइनली इसको हमारे देश के बच्चे चुकाने वाले हैं। हम्म, जो बच्चा आज पैदा हुआ है, वो हम्म, अगले 40 साल तक अपनी 40 साल का होगा तब तक वो कर्जा चुकाएगा। अच्छा, अब एक और आप गहरी बात समझिए। हम्म, ये तो हो गया केवल रोड का कर्जा, जो कि अपन उस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। आप इसकी और गहराई में जाइए भाई जी। ये गाड़ियाँ चलेंगी किस, पहले तो अपन गाड़ी बनाते हैं, हिंदुस्तान में गाड़ियाँ बनती हैं, बिल्कुल हम्म, सही बात है। एक्सपोर्ट भी करते हैं अपन, 8 लाख गाड़ी के आस-पास बनती है, 4 साढ़े 5 लाख गाड़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वो गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीपीयू सब इम्पोर्ट होते हैं। फाइन, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके। लेकिन ये गाड़ियाँ चलती किस पे है? ये गाड़ी चलती क्रूड ऑयल पे और भारत के पास क्रूड बहुत ऑयल है कम नहीं। बहुत कम क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है भारत, 10% अपनी ज़रूरत का। हम्म, 90% क्रूड ऑयल अपन इम्पोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई जी? कि आप देश के ऊपर 2 कर्ज़े लगातार चढ़ने वाले हैं। एक हम्म, कर्ज़ा तो रोड बनाने का हम्म, और दूसरा कर्ज़ा आपको क्रूड ऑयल पे गाड़ी चलाने का। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब आप चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल भी हो। इस्तेमाल करेंगे, लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, लोग इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के लिए वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल अपना ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो भारत को क्रूड इम्पोर्ट ऑयल करना पड़ेगा और भारत इस डेट में, कर्जे में फँसता रहेगा, विदेशी मुद्रा के। प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले बोला था लोगों को अपनी यात्रा नहीं करनी चाहिए, विदेशी मुद्रा का भंडार बचाना चाहिए, ये 10 चीज़ें उन्होंने बताई थी। इसका मैं कहाँ से लाएँगे क्रूड ऑयल के पैसे? हमें रोडों का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा क्या? हम केवल कर्जा चुकाएँ बस भूल जाएँ, ऐसा भी नहीं करेंगे। हमें रोडें इस्तेमाल भी करनी है। अभय जी, मुझे लगता है भारत ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो केवल और केवल आपको एक तरह के कर्जे और डेट में नेगेटिव साइकिल में और उसमें घूमने ही वाला है। आप कमाइए और अगले 50 साल तक और रोज इसके इस्तेमाल के कर्जा चुकाइए। ये तो है भारत के रोडों की वस्तुस्थिति। अब अभय जी, अपन क्रूड ऑयल की बात देखते हैं अगर अपन। भारत जी। क्रूड ऑयल का 90% इंपोर्ट करता है खाड़ी देशों से। ओवरऑल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें 50% 70% खाड़ी देशों से आता है। आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं या ₹100 का या सवा ₹100 का पेट्रोल भरा रहे हैं, जो भी है, उसका 90% पैसा बाहर जा रहा है। सऊदी अरब जा रहा है या ईरान जा रहा है या किसी और खाड़ी देश में जा रहा है। ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि आप कर्जा चुकाने के लिए ही बना रहे हैं? ये मेरा असेसमेंट है इस रोड के बारे में।